कर दिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग? ओके, सो गाइस वील बी टेकिंग अप सेक्युलरिज्म इन इंडिया. ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म को समझने के लिए वी हैव टू स्टडी इट इन कंपैरिजन विद द सेक्युलरिज्म इन वेस्ट. ठीक है, अगर आप कंपैरिजन में नहीं समझेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा. ठीक है, सो बिफोर वी स्टडी दिस सेक्युलरिज्म इन इंडिया, वो कहते हैं ना हर चीज़ को समझने के लिए एक बैकग्राउंड ज़रूरी होता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से है. ठीक है, सो कौन है द वर्ड सेक्युलरिज्म was coined by George Jacob in, पता है, in the mid of 19th century. ठीक है, इट हैज़ बीन, इसका जो रूट वर्ड है दैट इज द लैटिन वर्ड सेक्युलम. ठीक है, इसका जो रूट वर्ड है दैट इज सेक्युलम. Seculum, it means things, आपको दिखाई दे रहा है इधर सबको पीछे? It means things which are not spiritual and religious. ठीक है, इस मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो सेक्युलरिज्म को अगर आपने एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, एक ले मैन के हिसाब से डिफ़ाइन करना हो तो ये हो जाता है एंटी रिलीजियस. समझ आ गया? क्योंकि हमें अगर शब्द का बेस पता होगा तो उसके बारे में कुछ भी लिखने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इसमें कोई डाउट? ठीक है, ओके. अब ये जो सेक्युलर वर्ड है इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन यूरोप. ठीक है, ऐसी क्या नौबत आ गई यूरोप में कि सेक्युलर वर्ड का यूज़ करना पड़ा. पहले गाइस मुझे ये बताओ, व्हाट इज़ द डोमिनेंट रिलीजन इन यूरोप? इट इज़ क्रिश्चियनिटी. ठीक है, आपको पता है सोशल साइंसेस में जब भी हम स्टडी करते हैं किसी चीज़ की तो यूजुअली we divide it into different kind of phases: ancient, medieval, then modern, and then postmodern और contemporary. ठीक है, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब एंशियंट टाइम्स में आपको पता है देयर वाज ग्रीक सिटी स्टेट. वहाँ पे कैसा माहौल था? इट वाज ऑल लाइक वेरी रैशनल एंड एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू रिलीजन. ये हम वेस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि वेस्ट में कैसे आया, क्योंकि जो टर्म सेकुलर है वो कॉइन कहाँ पे हुई है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ है? इन दी वेस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्रीज़.
ठीक है। फिर आ गया मेडिवल टाइम्स। अब व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिवल टाइम्स इन यूरोप? मेडिवल टाइम्स में व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक वाज दैट चर्च dominated each and every aspect of ह्यूमन लाइफ। ठीक है, क्या हो गया मेडिवल टाइम्स में कि जो चर्च था उसने पूरी तरह अपनी हेजेमनी को, अपनी डोमिनेशन को एस्टैब्लिश कर लिया था ह्यूमन लाइफ के ऊपर, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो इकोनॉमिक अफेयर्स है, चाहे वो कल्चर है या आपकी पर्सनल लाइफ है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वाज डोमिनेटेड बाय रिलीजन। एंड व्हाट वाज द डोमिनेंट रिलीजन? इट वाज क्रिश्चियनिटी। समझ आ गया? ठीक है। लेकिन वाई यू नो चर्च केम टू डोमिनेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट? क्योंकि इंसान भी उस टाइम खुद को बड़ा हेल्पलेस महसूस करता था, और जो रिलीजियस, ये जो फोर फादर्स थे, जो चर्च के जो डोमिनेशन थी, जो क्लेर्जी थी, जो क्लेर्जी मैन थे, जो स्कॉलर्स थे, दे यूज़ टू से कि भगवान तक पहुंचने के लिए, गॉड तक पहुंचने के लिए इंसान को मीडिएटर की ज़रूरत है, और वो मीडिएटर कौन है? वो मीडिएटर हम हैं। ठीक है, इसलिए चर्च केम टू रूल ओवर दी होल लाइफ ऑफ मैन। लेकिन फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ का एक्सेस हो जाए तो फिर उसमें जो चेंज है, उसमें जो रिफॉर्म है, वो आना स्वाभाविक होता है, वो आना नेचुरल होता है। ऐसे ही यूरोप में भी हुआ कि पीपल दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दी अथॉरिटी ऑफ द चर्च। जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया गाइस, because when it comes to religion there would be so many things which you cannot question. There would be so many things which would be based on dogmas, superstitions and blind faith. ठीक है, सीधी सी बात है, जब हम धर्म की बात करते हैं तो जब धर्म का, जब आपके ऊपर अथॉरिटी है, आप जब धर्म को पूरी तरह मान रहे हैं, तो फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो धर्म पर आधारित होती हैं। क्योंकि आप धर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो आप उन बातों को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उन बातों को के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। आप क्यों उन बातों को मानते हैं? क्योंकि मेरे धर्म ने बोला है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, बहुत सारी जो बातें हैं वो डॉगमास पे बेस्ड होती हैं, अंधविश्वास पर आधारित होती हैं। उनका ना तो कोई लॉजिक होता है और ना ही हम उस लॉजिक को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान में जो इंक्विजिटिव स्पिरिट है ना, कि इंसान की क्यूरोसिटी है कि वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है, यहीं पे भी, यहाँ पे भी क्या हुआ कि जब हद हो गई ना, वो कहते हैं जब अति हो जाती है ना, तो इंसान कुछ सवालों को करना शुरू कर देता है अपने आप से। भाई ऐसी क्या बात है चर्च में कि मैं चर्च के द्वारा ही भगवान को हासिल कर सकता हूँ, दैट आई विल कम टू नो अबाउट गॉड ओनली विद द मेडिएशन ऑफ द चर्च। मैन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिज ओन सेल्फ। और फिर अल्टीमेटली आपको पता है यूरोप में दो बड़ी इंपॉर्टेंट movements आई. What were the names of those movements? One was Renaissance and the other was Reformation. What is Renaissance? Renaissance का मतलब होता है रीअवेकनिंग। ठीक है, इंसान जो सुपरस्टिशंस में, जो अपने ही ख्वाबों ख्यालों में डूबा हुआ था, वो जागरूक हो गया, उसमें कॉन्शियसनेस आया, उसमें अवेयरनेस आया, वो जागरूक हो गया, वो अवेकन हो गया। ठीक है, उसने बोला कि मैं ऐसे ही क्यों किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करूं जिसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, एंड ये जो रेनेसा है, व्हाट इज़ रेनेसा? रेनेसा मीन्स रिन्यूअल। ठीक है, रिन्यूअल वहाँ पे होना शुरू हो गया। इट वॉज ऑल्सो ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है, because of scientific temper people started questioning their religion. समझ आई? इंसान में जब जागरूकता आई, क्योंकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की तो कर ही रहा था। ठीक है, फिर इंसान, वो कहते हैं ना, सोया हुआ था। मेडिवल टाइम्स में वो कहते हैं कि इंसान सोया हुआ था। ठीक है, सोया हुआ था कि धर्म ने ही उसको पूरी तरह जकड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने सवाल करने शुरू किए आहिस्ता आहिस्ता, गाइस हाउ डू यू डिफाइन साइंटिफिक टेम्पर? साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? क्वेश्चनिंग करना, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट एविडेंस फॉर एवरीथिंग,
साइंस में कोई भी बात होगी, कुछ भी कहा होगा, एवरीथिंग वुड बी बेस्ड ऑन रीज़न, और हर चीज़ का सबूत होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना सबूत के साइंस कहती है, ठीक है। सो दीज वर द टू मूवमेंट्स जिनकी वजह से इंसान का जो था वो सोच चेंज हुई, और अल्टीमेटली क्या हुआ, धर्म को, रिलीजन को निकाल के इंसान ने अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया। एंड इट हैपेंड विद द स्टेट ऑल्सो, ठीक है, कि पॉलिटिक्स में भी। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा वेस्टर्न सोसाइटी का, और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, विद द कमिंग ऑफ दीज टू मूवमेंट्स क्या हुआ, जो वेस्टर्न सोसाइटी थी ना, जो वेस्ट का समाज था, उसकी सेक्युलराइजेशन स्टार्ट हो गई। सेक्युलराइजेशन मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो सोच थी वो बदलती गई। जो इंसान पहले धर्म की वजह से दबा हुआ था या धर्म को ही सब कुछ मान रहा था, उसने सवाल करने शुरू कर दिए, उसने नए नए ज़रिए ढूंढने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसका जो नॉलेज का जो दायरा था वो बढ़ता गया, उसको हर चीज़ के पीछे जो कारण था वो मिलता गया, और जो रिलीजन था वो अपने आप से बैकफुट पे चलता गया, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्युलराइजेशन ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी ऑल्सो स्टार्टेड, और दे केम अप विद द आइडिया ऑफ दिस सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मीन्स कंट्री, ठीक है। उसमें क्या होता है, दैट द स्टेट इज नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी रिलीजन, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। समझ आई? अब आज भी अगर वेस्टर्न स्टेट्स को आप देखोगे तो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जो सेक्युलर होने के बावजूद किसी भी रिलीजन को प्रमोट करेगी। सो इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, सेक्युलर स्टेट मीन्स, it means separation of religion and politics. समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक कोई डाउट? एनीबडी? बच्चे आपको समझ आ रहा है पीछे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट which came to the fore in the modern times, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, अब तो आप लोग बहुत कंपोनेंट्स भी कर लिए होंगे, एंड यू गाइज आर रीडिंग ऑल्सो। हाउ डू वी डिफाइन मोडर्निटी? मोडर्निटी क्या होती है भाई? मैंने बोला ना, एंशियंट टाइम्स, मेडिवल टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स? रैशनल थिंकिंग आ जाएगी, साइंटिफिक टेम्पर आ जाएगा, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, दे फॉर्म द फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी और मॉडर्न एज, मॉडर्न टाइम्स, एनीथिंग, ठीक है। सो गाइस, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड पॉलिटिक्स, स्टेट एंड रिलीजन, दैट वाज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्युलर स्टेट इन द वेस्ट, ठीक है। आज भी अगर आप देखो तो जितने भी वेस्ट में जो the nations, the countries who have declared themselves as secular, they do not profess, propagate or practice any kind of religion as far as the matters of state are concerned. They say that religion is the individual matter of a person. अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप कौन से रिलीजन को प्रैक्टाइज करते हो, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ओके। बेसिकली अगर हमने इस कंटेक्स्ट में डिफाइन करना हो तो हम काफ़ी हद तक ये भी कह सकते हैं कि द सेक्युलर स्टेट इन वेस्ट इज़ एंटी रिलीजियस और इररिलीजियस। समझ आई? द सेक्युलर स्टेट इन वेस्ट इज़ एंटी रिलीजियस
और इररिलीजियस, ठीक है, कि वो धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है और धर्म के वो टोटली अगेंस्ट है, कि अगेंस्ट इन द सेंस कि स्टेट जो है, जो स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पब्लिक लाइफ में धर्म या धर्म का कोई भी चिन्ह, कोई भी सिंबल उसका यूज़ नहीं करेंगे अपनी ऑफिशियल पोजीशन को के साथ साथ, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट द secular state in West. Okay. Now we'll discuss the secular state in India. अब मुझे बताओ इंडिया में क्या सिनेरियो है अगर सेक्युलरिज्म की बात करें। इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है, बट इधर ये है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाए किसी भी रिलीजियस में जो हार्म करे किसी कम्युनिटी को, तो फिर इंटरफेयर करती है हमारी स्टेट। अगर बिल्कुल एक लेमैन की तरह अगर हम बात करें तो जैसे इन्होंने बोला बिल्कुल सही है कि इंडियन स्टेट में हमारी इंडियन में सेक्युलरिज्म का क्या टेक्सचर है, क्या किस तरीके का सेक्युलरिज्म हम प्रोपेगेट करते हैं। वो ये है कि हर किसी को हक है अपनी अपनी निजी ज़िंदगी में आप जो मर्ज़ी धर्म की वो करो, जो मर्ज़ी धर्म को प्रैक्टिस करो, जो मर्ज़ी फॉलो करो, लेकिन अगर आपके धर्म के फॉलो करने से राष्ट्र के इंटेग्रिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है तो जो हमारी स्टेट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इतना एम्पावर किया गया है कि वो उन लोगों को रोकेगा भी, और जिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंच रहा है उनको वो सेफगार्ड करने के लिए भी आगे आएगा। एंड गाइज, इफ़ यू रिमेंबर दैट नो डाउट the country of India has been declared a secular state, but it was not there in but the mention of the term secular was not there in the initial preamble, ठीक है। हालांकि सेक्युलरिज्म को ऑब्वियस फॉर्म्स में एक्सट्रोवर्टली हमने कहीं नहीं लिखा था हमारा जो संविधान है, लेकिन फॉलो हम सेक्युलरिज्म को ही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था जी? 76 और 77? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने अपने प्रियम्बल में एक टर्म डाली विच इज़ सेक्युलर स्टेट। समझ आया? ठीक है। थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हम लोग जिस तरीके का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके के सेक्युलरिज्म को हम मानते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। क्या बैकग्राउंड रहा है हमारे इंडियन कल्चर का? कैसा रहा है? एंशिएंट टाइम्स में किस तरीके का था हमारा? देखो गाइस, अगर तो हम करें एंशिएंट टाइम्स की बात, कितने लोग आए यहाँ पे? ग्रीक्स से लेके पल्लवास, पहले एंशिएंट टाइम्स की बात करते हैं क्योंकि अरब्स जो थे वो मेडिवल टाइम्स में आए, राइट? ठीक है, विल टॉक अबाउट एंशिएंट टाइम्स। ग्रीक्स आए, फिर कौन आया? साकाज, पल्लवास, ये सारे आए, ये सारे अपने अपने कल्चर को लाए। कुछ ऑलरेडी यहाँ पे उस टाइम ऑलरेडी यहाँ पे भी तो लोग रह रहे थे ना। वो क्या हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी कल्चर्स थे, बिकॉज द पीपल हियर वर एकमोडेटिव ऑफ द कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ अदर्स, एकमोडेट भी होते गए और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो सोसाइटी का जो फैब्रिक था उसमें इस तरीके से घुल मिल गए कि इनको भी नहीं लगा कि ये बाहर से आए हैं और जो यहाँ पे थे उनको भी नहीं लगा कि ये लोग किसी तरीके से इनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
फिर मेडिवल टाइम्स में कौन आया यहाँ पे? तुर्क्स आए। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जिस तरीके के कल्चर को लाया, जिस तरीके के रिलीजियस डाइवर्सिटी को लाया, वो भी यहाँ पे एसिमिलेट होते गए, ठीक है, और यहीं का एक हिस्सा बन के रह गए, ठीक है। फिर अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो कौन आया? ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ तो किया, यस दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये लोग आए यहाँ पे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ का जो सिस्टम था उसको बिल्कुल भी हिलाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी उसको टच नहीं किया, जो जैसा था वैसे चलता गया। एंड यू नो दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ इंडियंस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी रेगुलेशंस लाई कि जिससे क्या हुआ कि इंडियन सोसाइटी में जो ऑलरेडी जो प्रेवलेंट कुछ इविल्स थे, कुछ बुराइयां थी, उनको समाप्त करने की कोशिश करी, जैसे कि दी प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, ठीक है। इन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी इंडियन सिस्टम में, जिससे क्या हुआ कि इन्होंने लोगों के रिलीजन को तो हिलाया डुलाया नहीं, लेकिन जो बुराइयां थी हमारे सिस्टम में, हमारी समाज में, उनको इन्होंने दूर करने की कोशिश की, ठीक है। चलो ये तो बेसिक हो गया, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ा सा हम अपना बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। देखो, जितने भी लोग बाहर से आए, उनमें से किसी ने भी यहाँ पे आके किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस मतलब नहीं की, ठीक है। अगर हम वैसे देखें तो जो हमारा समाज है, इट इज़ ऐसा कभी भी नहीं रहा कि जो रिलीजन था वो पॉलिटिक्स से अलग रहा, ठीक है। हम लोग व्हाट इज दिस सर्वधर्म समभाव? इट इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है। सर्वधर्म समभाव इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है। अगर आप अशोक को देखें, किंग अशोक, व्हाट ही डिड, ही प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ धम्म। व्हाट इज दैट धम्म? धम्म इज रिलीजियस टॉलरेंस एंड रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। फिर अकबर, अकबर ने कौन सा रिलीजन दिया था? दिन्ने इलाही एंड सुहले कुल, ठीक है। कि अपने उसने भी, चाहे हिंदूज हों चाहे मुस्लिम्स हों, उसने भी उनको अपने अपना जो रिलीजियस था उसका फ्रीडम दिया कि जिसका जो रिलीजन है वो उसको प्रैक्टिस करे, वो उसको निभाए, उसकी रिचुअल्स को फॉलो करे। ही नेवर फॉरबेड एनीबडी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे इंडिया में दो बड़ी पॉपुलर मूवमेंट्स हुई हैं, दे आर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। इनसे क्या हुआ? गाइस, हैव यू एवर हर्ड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स? क्या हुआ है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में? क्या हुआ?
बात करें आर्य समाज की, उन्होंने बोला कि हमें जो पुराना धर्म है, जो ऑर्थोडॉक्स है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। वैसे ही सूफीज्म में हुआ, जैसे वो जो एंग्लो मोहम्मद जिन्होंने कॉलेज बनाया था, उन्होंने मोरालिटी की बात की, और उसके कॉन्टेक्स्ट में जैसे वो थे वहाबी मूवमेंट थी ऐसे, तो उन्होंने बोला कि जो इस्लाम का जो पुराना जो सेट था उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मैम सूफी मूवमेंट का जो मेन पर्पस था ये इनवाइट करते थे लोगों को अपने हम्म रिलीजियस में भी, मतलब उनका वो होता था एक जगह पे अपना वो कर लेते थे और वहाँ पे लोगों को वो, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है जो बोलो। अभी उर्दू वर्ड था वो जो इसमें काफ़ी इनवाइट करने को बोलते थे, इनका काफ़ी पॉपुलर था तो ये बुलाते थे। सी बेसिकली ये जो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स है ना, इन्होंने क्या किया कि एनी इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एंड एनी स्टेटस इन सोसाइटी, इन्होंने उनको इनवाइट किया अपने वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू एकोमोडेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दीज मूवमेंट्स। उससे क्या था कि जो हमारा रिलीजियस जो प्लूरलिज्म था, गाइस व्हाट इज रिलीजियस प्लूरलिज्म? बहुत सारे धर्म, आपको पता है रिलीजियस प्लूरलिज्म का मतलब? आपका क्या नाम है? आलिया। ओके, रिलीजियस प्लूरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लूरल? बहुत सारे, कि जहाँ पर बहुत सारे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, दैट इज़ रिलीजियस प्लूरलिटी। और उस जो थियोरी को है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस इज़म को हम क्या कहते हैं? प्लूरलिज्म, ठीक है। सो इट इनरिच्ड द रिलीजियस प्लूरलिज्म ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा था, और इस दौरान क्या था कि इस तरीके का जो सेकुलरिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव secularism. Why negative secularism? Because the state was not guided by religion. समझ आई? The state was not guided by religion. It means religion was subordinate to state. मेडिवल टाइम्स में जैसे वेस्ट में जो रिलीजन था वो स्टेट को गाइड कर रहा था, हमारे यहाँ पे रिलीजन वॉज सबॉर्डिनेट टू स्टेट। रिलीजन जो है वो स्टेट को गाइड नहीं कर रहा था, और जो स्टेट की है वो अपनी इंडिपेंडेंट ऑफिशियल पॉलिसी थी। इट वॉज नॉट द रिलीजियस पॉलिसी विच द स्टेट वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोपेगेट। समझ आ रहा है आप लोगों को या कोई कन्फ्यूजन है? पक्का? ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, गाइस दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब हम एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि हमने किस चीज़ को प्रोपेगेट किया है इंडियन एंशियंट टाइम्स में। व्हाट वाज प्रोपेगेटेड? इट वाज द रिलीजियस टॉलरेंस एंड रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। किसी को कोई भी बंदिश नहीं थी, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम पीपल वर टॉलरेंट ऑफ द रिलीजियस एफिलिएशंस ऑफ अदर पीपल। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक यू टू टेल कि अगर हम अपना इतिहास देखें, अगर हम अपनी पुरानी, अगर हम वो धरोहरें देखें, तो धर्म का मतलब और भी था। धर्म मीन्स योर मॉरल ड्यूटीज़, धर्म मेंट लॉ, ठीक है। धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन, आज के दौर में जो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही नहीं था। इट मेंट योर ड्यूटीज, योर लॉज विच वन वॉज सपोज टू फॉलो। समझ आ रहा है? ओके। फिर आगे जी ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने किस तरीके का फॉलो किया? Britishers, they followed a policy of neutrality as far as the religious affairs of the
इंडिविजुअल्स वर कंसर्न, उन्होंने ना किसी रिलीजन को फेवर किया और ना ही उन्होंने किसी रिलीजन को डिस्करेज किया, ठीक है। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ religious neutrality, which means non-interference in the religious affairs of the inhabitants of India, and they followed non-interference in social customs and traditions of इंडियन सोसाइटी, ठीक है। जो चल रहा था उन्होंने वैसे ही चलने दिया। however they introduced various reforms. One of them was the abolition of sati system, ठीक है। फिर 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, ठीक है। 1854 में आया वुड्स डिस्पैच विच इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी, इट इंट्रोड्यूस लिबर्टी, rationality and scientific temper in Indian education system, and hence it opened the doors for secular education. It opened the doors for secular education in India, ठीक है। However, besides this, they introduced, the Britishers, the colonial rule, introduced rule of law, ठीक है। यूनिफॉर्म system of administration, and it was applicable to all the people of India, all the residents of India, irrespective of their religious affiliations. And all these things slowly and gradually contributed to the evolution of secular spirit और सेक्युलर स्टेट इन इंडिया। समझ आई कि जब उन्होंने सब कुछ यूनिफॉर्म करने की कोशिश की कि कोई किसी के भी धर्म के हिसाब से या किसी के भी पर्टिकुलर एफिलिएशन के हिसाब से सिस्टम नहीं चलेगा, तो उन्होंने किस चीज़ की शुरुआत करी? सेक्युलर, एवोल्यूशन ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया, कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट करना है, हमने किसी के धर्म में दखलंदाजी नहीं करनी है। हाँ, वो कुरीतियाँ, वो बुराइयाँ उन्होंने हमारे समाज से दूर करने की कोशिश करी, जिससे कि हमारा समाज पीड़ित था उस समय। और उसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन, देखो गाइस, कोई भी समाज में किसी भी तरीके का चेंज लाना हो, वो चेंज तब तक हम नहीं ला सकते जब तक कि उसका एजुकेशन सिस्टम हम चेंज ना करें। तो उन्होंने जो सेक्युलर स्पिरिट थी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था बाय वुड्स डिस्पैच, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन की भी सेक्युलराइजेशन शुरू हो गई। व्हेन आई से दैट एजुकेशन की भी सेक्युलराइजेशन शुरू हो गई, इट मीन्स दे इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, है ना, and all these contributed to the evolution and growth of a secular India, which contributed, which continued even after the, Britishers, when Britishers left India, even after when they left, उसके बाद भी फिर अभी तक हमारा वही तो चल रहा है,
हम उसी को ही तो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो इंट्रोड्यूस किया था जो मॉडर्न टाइम्स में, उसकी शुरुआत किसने की थी? कॉलोनियल रूल ने। और वो ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि हमारे भी बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे भी जो बहुत सारे लीडर्स थे उस टाइम हु पार्टिसिपेटेड एंड उसके फ्रीडम के बाद भी जो कंटिन्यू रहे हमारे उसमें सिस्टम में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका भी यही मानना था कि एक सेक्युलर इंडिया ही है जो मजबूती की तरफ चल सकता है, और जिसकी वजह से अगर सेक्युलरिज्म को हम नहीं फॉलो करेंगे तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। देखो, जब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बट इंट्रोड्यूस क्यों कर पाए? क्योंकि उस टाइम बहुत सारे जो हमारे अपने जो नेता थे, बहुत सारे जो हमारे अपने लीडर्स थे, उनकी भी सोच कुछ ऐसी ही थी, ठीक है। फिर जब इंडिपेंडेंस मिला, फिर जब हम आज़ाद हुए, और आपको पता है कि हमने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, आवर कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। धर्म के बेस पे दो देश बन गए। एक देश तो इट इज़ एन इस्लामिक नेशन, इट इज़ एन इस्लामिक स्टेट, लेकिन हम लोगों ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया? वी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। और ये इसलिए भी ज़रूरी था सेक्युलर की जो पॉलिसी है, सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है, इसको ही अडॉप्ट करना, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे रह गए थे वो किसी भी तरीके से डरे हुए या इनसिक्योर ना फील करें, बिकॉज दे चोज टू स्टे हियर, ज़बरदस्ती नहीं रुके थे, वो अपनी मर्ज़ी से रुके थे। तो उनमें किसी तरीके का इनसिक्योरिटी ना आए, उनमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स ना आए, या उनके राइट्स को कोई एनक्रोच ना करे, उनके राइट्स को कोई क्या करते हैं, ओवर रूल ना करे, ओवर राइड ना करे। सो इट बिकेम मैंडेटरी for our for the makers of the constitution to frame constitution in such a way and adopt those policies so as to ensure security to the minorities, and it defines the secular fabric of our society. But again, as I told you earlier, that the secularism which is prevalent in West is entirely different from the secularism which is prevalent in India. वो क्या होता है सेक्युलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम लोग भी जिस तरीके के सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना इंडिया में, इट हैज़ टू स्ट्रेन्स, ठीक है। एक गांधीयन है, एक नेहरूवियन है। अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो मे भी आपको पता होगा। गांधीयन जो सेक्युलरिज्म है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। सर्व धर्म संभाव, equal respect for all religions. It is the Gandhian strain of secularism. But जो नेहरूवियन है, that is indifference to religion. नेहरू जी जो है, what Nehru says, let me read out, to make it more clear to you people, कि जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म है वो कहता है सेक्युलरिज्म means granting of इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है। कि सभी रिलीजन्स को जब हम इक्वल स्टेटस देते हैं, दैट इज़ नेहरूवियन सेक्युलरिज्म। और गांधीयन क्या है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो देर आर टू डिफरेंट स्ट्रेन्स, ठीक है। गांधी का जो स्ट्रेन है वो फॉलो कर रहा है जो हमारे एंशियंट इंडिया से आ रहा है ना। जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग धर्मों के लोग थे, अलग अलग सेक्शंस के लोग थे, फिर लोग बाहर से भी आए, यहाँ के भी अपने थे, लेकिन जो भी था सबने इक्वल रिस्पेक्ट रखी कि जो भी आ रहा है बाहर से या जो यहाँ पे ऑलरेडी है, सबका एक दूसरे के लिए सम्मान जो है वो कायम है। लेकिन बिकॉज नेहरू वॉज अ पर्सन हु हैड वेस्ट में, जैसे ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज़, एंड ही हैड साइंटिफिक टेम्पर से वो बहुत ज़्यादा, उनका खुद का साइंटिफिक टेम्पर था, रीजनिंग वाली स्पिरिट थी। तो वो काफ़ी हद तक वो इन्फ्लुएंस थे जो वेस्ट में सेक्युलरिज्म था। लेकिन गाइस, जैसे अगर हम वेस्ट का ही सेक्युलरिज्म इंडिया में अडॉप्ट कर लें तो आप सोचो क्या होगा, ठीक है। फिर तो वो हो गया कि एक पुराने विचारों वाली कोई लड़की जा रही है या कोई पुराने विचारों वाला इंसान जा रहा है और उसको आपने मॉडर्न कपड़े पहना दिए हैं, लेकिन क्या होता है, वो मॉडर्न कपड़े वो उसको कैरी करना ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो किसी भी समाज में हम कौन से पॉलिटिकल आइडियल को
एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, ये काफ़ी हद तक क्या मुझे लगता है ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि वहाँ का समाज कैसा है। हमारा जो समाज है वो वेस्टर्न जो आइडियल है सेक्युलरिज्म का उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का स्ट्रक्चर, हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो ऐसा है कि हम धर्म के बगैर तो बात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा दैट नो डाउट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर जब हमने अपने जो प्रिएम्बल है उसमें सेक्युलर को टर्म को इंक्लूड भी कर लिया, हालांकि पहले भी जो संविधान अगर आपने पढ़ा हो या अभी जैसे हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सपेक्टिव क्या है सेक्युलरिज्म को लेके, तो नो डाउट इट वाज नॉट अवर्टली मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल और एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्युलरिज्म को हम प्रैक्टिस करेंगे या उसके हिसाब से चलेंगे, हम ऑलरेडी उसको कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू मेक द मेंशन ऑफ द टर्म सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है आपको? सी गाइस, किसी भी समाज में आपने कोई भी चेंज लाना हो, आपने किसी भी चीज़ को, कोई भी आइडियल को डालना हो, तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते कि वेस्ट में ऐसा चल रहा है तो हम इसको इंपोर्ट कर लें, है ना, कि पश्चिमी देशों में ऐसा चल रहा है तो हम उसको इंडिया में भी कर लें। आप किस पे करोगे? यहाँ के लोगों पे। पर हमारी तो सोच ही वैसी है, धर्म के बगैर तो हमारी बात ही नहीं होती है, राइट। सो इसीलिए हमारा जो इंडियन पर्सपेक्टिव है सेक्युलरिज्म का, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। वाई? बिकॉज आवर सोसाइटी इज़ लाइक दैट, आवर सोसाइटी इज़ लाइक दैट। इसीलिए हमारा जो डेफिनेशन है, हमारी जो समझ है सेक्युलरिज्म को लेके, वो वेस्ट से अलग है। और अगर हम विद इन दी कंट्री भी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, बट वी विल नॉट गेट इन टू दैट बिकॉज राइट नाउ दैट इज़ नॉट अवर जॉब, राइट। और उसका हमसे अभी कोई फ़िलहाल इतना कोई कनेक्शन भी नहीं है। बट स्टिल जस्ट टू टेल यू कि अगर आप सोचो कि नहीं वहाँ पे तो स्टेट और रिलीजन का कोई वो नहीं है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने सेक्युलर में हमने क्या किया कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, हर एक इंसान को आज़ादी है। अभी हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में कि वो अपने धर्म को प्रोफेस करे, प्रोपेगेट करे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको मैं बताऊं, हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे इंटरफेयर करेगा, कि ऐसा नहीं है कि धर्म, मानो अगर दो रिलीजन्स का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ तो इंटरफेयर करेगा ही करेगा। बट विद इन अ रिलीजन भी अगर किसी तरीके की कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स रिजर्व रखे हैं कि जो सरकार है वो इंटरफेयर कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल we have certain societies, we have certain traditions in our Indian secular culture where within a religion जो है women की जो position है, women का जो status है, that is kind of endangered in the sense कि उनके साथ discrimination होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, उनकी exploitation होती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने पास वो राइट्स रखे हैं कि विद इन अ रिलीजन अगर किसी एक, जैसे मानो सेक्स की, विमेन की आप जैसे मान लो उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस हैं कि हम वो जो फ्रीडम है उसको कर्ब कर सकते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर सेक्शन जिसकी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जिसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको उसके वेलफेयर के लिए हम नए प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर गाइस? ठीक है, विल बी डिस्कसिंग, अब जैसे ट्रिपल तलाक का जो मामला है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। साबरीमल टेम्पल में जो हुआ था हमारा, वी विल बी टेकिंग अप दैट ऑल्सो। फिर काउ स्लाटर जो है, काउस इट इज़, जैसे हिंदूज़ में तो इट इज़ बड़ी उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। फिर एक हमारा ऐसे वर्डिक्ट आया कि नहीं, बिकॉज एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इशू किया था कि नहीं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है कि जब आप उनको स्लॉटर करते हैं काउस को, तो वी शुड नॉट बी इंडल्जिंग इन दिस, इसको रोका जाए। लेकिन आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको लेके बहुत ज़्यादा हो हल्ला मच गया, बिकॉज वहाँ पे तो बीफ इज़ टेकन एज मील, वहाँ पे तो लोग खाते हैं बीफ। व्हाट इज़ बीफ? गाय का मांस वहाँ पे लोग खाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्लीज़ दी मेजॉरिटी कम्युनिटी विच इज़ हिंदूज, बिकॉज हिंदूज वर्शिप काउ, राइट।
तो फिर इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट को के पास गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है रिवीजन के लिए कि मे बी दे मस्ट कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आप चोट ना पहुँचे, इसीलिए सरकार ने एनवायरनमेंट का नाम लेके जो है काउ स्लॉटर को बैन कर दिया है। तो आई थिंक इट इज़ स्टिल अंडर रिवीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, तो लेट अस सी उसका क्या होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि इन अ मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस करना भी इतना ईजी नहीं है, बट स्टिल इन स्पाइट ऑफ ऑल द sweet and bitter experiences that we have had in the past and still अभी आगे पता नहीं कब तक थोड़ा सा वो रहता है difference of opinion, but still we should be proud that we are still living with the secular culture। समझ आ गया? थोड़ा सा इसको और डिस्कस करेंगे। इसमें जो अभी तक बताया किसी को कोई दिक्कत? मोनिका आप समझ आ रहा है हसीना? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? आलिया राइट, सक्षम, रोहित, अर्जुन, अथर, अनमोल समझ आ रहा है? आई विल बी गिविंग यू 2 क्वेश्चंस टू राइट। अगर तो अभी टाइम बचा तो आप क्लास में लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट राइटिंग एंड बीइंग योर टीचर आपको मेरे से कोई भी ना घबराना है, ना शर्माना है और ना ही डरना है, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, राइट? तो इफ़ यू डोंट लर्न प्रॉपरली तो आई विल फील बैड और आपको मुझसे भी ज़्यादा बुरा लगेगा कि हम गए और हमें समझ में नहीं आया, राइट? एनीवेज वो बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा और हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था भाई? अभी आपने मुझे लिखवाया। हाँ जी, आई थिंक इट्स 1977। मुझे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? विल चेक इट, आई विल चेक इट लेटर। एनीवेज ओके ओके। अच्छा, अब एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हमने करना है कि वो कहते हैं कि जो सेक्युलर स्टेट है ना, मैं इसको थोड़ा सा ना आप आई वांट टू यू टू डू अ बिट ऑफ रिटन वर्क। जो एक सेक्युलर स्टेट है ना, ए सेक्युलर स्टेट कैन बी studied in the framework of three distinct. A secular state can be studied within the framework of 3 distinct relationships, ठीक है? One is between citizen and religion। कह रहे हैं कि एक सेकुलर स्टेट को हम 3 तरह के रिलेशनशिप्स में डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक तो वो रिलेशनशिप है कि जो सिटीज़न है, जो नागरिक है और जो उसका धर्म है, उसका क्या रिलेशन है, ठीक है? ओके। दूसरा है बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीज़न, और तीसरा जो है दैट इज़ बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है?
तीनों को जब हम स्टडी करेंगे तो दे विल रिवील अस दी सेक्युलर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्युलर फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवील होगा दैट इज इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स को प्रोपेगेट और प्रमोट करता है, और वो कैसे रिलीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। डिस्क्रिमिनेट नहीं करने का मतलब है कि वो सभी रिलीजन्स को बराबरी का स्टेटस देता है, बराबर ट्रीट करता है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या क्या आएगा, दैट इज पार्ट 3 of the constitution contains, please write down, part 3 of the constitution contains several provisions. Part 3 of the constitution contains several provisions that provide for equality for all, that provide for equality for all irrespective of their religion, irrespective of their religion, and prohibit religious discrimination between them, and prohibit religious discrimination between them। ठीक है, इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 14, प्लीज राइट डाउन। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the law within the territory of India. I repeat, Article 14 states the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. Article 15, the state shall not discriminate against। आर्टिकल 14 का मतलब समझ आया? आर्टिकल 14 का क्या मतलब है कि ना तो स्टेट किसी को जो इक्वालिटी का जो हक है ना तो किसी को वो डिनाई करेगी और ना ही अपनी टेरिटरी के अंदर किसी को इक्वालिटी ना प्रोवाइड करने की गुस्ताखी करेगी। समझ आई? सबको बराबरी का हक है और सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगी जो भी हमारी इंडियन स्टेट की टेरिटरी के अंदर आता है। ठीक है। 15 इज द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स। बच्चे सब लिख रहे हो ना? कोई स्पेलिंग मिस हो जाएगा तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, caste, race, sex, place of birth, or any of them, either in general or in the matter of access to or use of general
and public places or use of general and public places and conveniences, full stop। ठीक है, फिर है आर्टिकल 16। देखो 15 का क्या मतलब है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट, गाइस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेट, कि स्टेट भेदभाव नहीं करेगी किसी भी सिटीज़न के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म, आप कौन सी रेस के हैं, आपकी कास्ट क्या है, जात क्या है, आपका सेक्स क्या है, या आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। और इन द मैटर्स ऑफ एक्सेस टू, या फिर जहाँ पे पब्लिक जो प्लेसेस हैं या जो कन्वीनियंसेस हैं जो सभी के लिए ओपन है, स्टेट किसी के साथ भी इन सारे ग्राउंड्स पे भेदभाव नहीं करेगी। स्टेट इन सब चीज़ों को सभी लोगों के लिए ओपन रखेगी। समझ आ गया, ठीक है। देन वी हैव 16, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, there shall be equality of opportunity for all citizens in the matter of employment, or appointments under the state and no citizen shall on grounds only of religion and no citizen shall, on grounds only of religion be ineligible, स्पेलिंग आते हैं इनएलिजिबल के, INELIGIBLE, be ineligible for, or discriminated against, in respect of any employment or office under the state। Any employment or office under the state। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि किसी भी सिटीज़न के साथ उसके धर्म के आधार पर एम्प्लॉयमेंट में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं भेदभाव नहीं किया जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो हर एक सिटीज़न के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, स्टेट की तरफ से सबके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, ठीक है। ओके, देन आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है पता है किसी को? अनटचेबिलिटी, राइट। प्लीज राइट डाउन द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी स्टैंड्स एबॉलिश्ड, कॉमा, सॉरी, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंगली द हाँ जी, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। द रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी स्टैंड्स एबॉलिश्ड। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, ख़त्म करता है, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंगली, कॉमा, द पार्लियामेंट हैज़ इनैक्टेड द Protection of Civil Rights Act 1955, scheduled castes, SCHEDULED, scheduled castes and scheduled tribes
TRIBES, फिर ब्रैकेट में लिखो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, ATRO, ए कैपिटल लिखना, ATROCITIES, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ब्रैकेट क्लोज, एक्ट 1989। ठीक है, आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और इसीलिए पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1969 में बनाए हैं। इसके अंडर क्या है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके साथ किसी भी तरीके की एट्रॉसिटी ना हो। एट्रॉसिटी क्या होती है? जुल्म ना हो। ठीक है, इसीलिए पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी को भी एबॉलिश किया है और उनके ऊपर जुल्म ना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट्री ने प्रिवेंशन एक्ट भी बनाए हैं। राइट, सो गाइज दिस कम्स अंडर दी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एंड इससे क्या प्रमोट हो रहा है, इससे क्या हमारा समझ में आ रहा है? सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन कौन से एक्ट्स देते हैं, वील बी डिस्कसिंग दैट। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या आता है और क्या नहीं आता है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, ये क्वेश्चन ध्यान से करना, आई विल बी गिविंग दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ठीक है, तो करके आना है। ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, एंड द अदर वन इज कम्युनिटी राइट्स। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स में आपका आता है आर्टिकल 25(1), लिखिए इसको। ऑल पर्सन्स आर इक्वली, कोई स्पेलिंग नहीं आएंगे तो पूछ लेना। ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड, ENTITLED, इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, स्पेलिंग देख लेना, कॉन्शियंस, CONSCIENCE। ठीक है, फ्रीडम ऑफ conscience and the right freely to profess, 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 practice, PRACTICE, practice and propagate religion। लिख लिया। आर्टिकल 25(1) क्या कहता है कि सभी लोग, सभी इंसान, सभी पर्सन्स को हक है कि वो, उनको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस मतलब जहाँ उनका मन करे और वो जिस भी रिलीजन को चाहें उसको प्रोफेस मतलब उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और लोगों में उसके बारे में बता भी सकते हैं। ये हर इंसान को इस चीज़ का पूरा राइट जो है वो हमारा संविधान देता है। दूसरा जो इंडिविजुअल राइट्स में है दैट इज़ आर्टिकल 27 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, COMPELLED, no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion। ठीक है,
किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए किसी भी आदमी को हम ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप भाई टैक्स दो, आप पैसे दो, टैक्स दो, हमने इस रिलीजन को प्रमोट करना है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, अगर की जाती है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी पनिशमेंट है, ठीक है। देन कम्स आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, no religious instructions shall be provided in any educational institution No religious instruction shall be provided in any educational institution maintained by the state without their consent. कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका रख रखाव या जिसकी मेंटेनेंस स्टेट के पास है, वो किसी भी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। मतलब कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट चला रही है, स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए या उसकी इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इज़ दिस क्लियर गाइस? ये तो इंडिविजुअल राइट्स हैं जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमें दिए गए हैं। अब ये है कम्युनिटी राइट्स, ग्रुप राइट्स या राइट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। उसमें जो पहला है दैट इज़ आर्टिकल 26। ऊपर क्या चल रहा है? कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन or any of its section, every religious denomination or any of its section shall have the right to manage its religious affairs. Manage, M-A-N-A-G-E, manage its religious affairs. देखो इसका क्या मतलब है। आर्टिकल 26 कह रहा है कि कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको पूरा हक है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज करे। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सबरीमल टेम्पल एंट्री केस। क्या है ये सबरीमल टेम्पल एंट्री केस? तो बाद में डिस्कस करने वाली थी, अभी कर लेते हैं। क्या है, अभी पीछे करके इसका बड़ा मसला भी हुआ था ना, कोई 2 साल पहले। ये क्या कहता है कि मतलब इस टेम्पल में क्या है, दे डोंट वांट टू अलाउ विमेन ऑफ ए सर्टन एज ग्रुप टू एंटर दी टेम्पल्स। ठीक है, तो उसमें स्टेट कह रहा है कि हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है वो जो कह रहा है, जो वो चाहता है वो करे, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो सबरीमल जो टेम्पल केस है इसमें क्या है कि बिकॉज इट इज़ अ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो इसमें वो क्या है कि एक विमेन ऑफ सर्टन एज ग्रुप, मतलब विमेन हु हैव देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनको वो जो है उनको वो कह रहे हैं कि मंदिर में आने की एंट्री नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पीछे करके काफ़ी मसला भी हुआ था कि 1 or 2 women दे फोर्सफुली ट्राइड टू एंटर दी टेम्पल, बट देयर वाज अ बिग, बहुत बड़ा इशू ये बना था। सो वही मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिया है कि इसमें जो स्टेट है वो कह रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मसला है, आप जैसे मर्जी इसको सुलझाओ। समझ आ गया ये वाला पॉइंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कह रहा है? क्या लिखा है मैंने? 1 सेकेंड, इट इज़ 29 ओनली। यार okay, article 29, any section of the citizen shall have the right
to conserve any section of the citizens shall have the right to conserve its distinct language, script और कल्चर। ठीक है, अब इसमें जो वो है वो कह रहे हैं कि कोई भी जो सिटीजन्स का सेक्शन, मतलब कोई भी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उसको पूरा पूरा हक है कि वो जो उनकी भाषा है, जो उनका स्क्रिप्ट है, व्हाट इज स्क्रिप्ट? लिखित। ठीक है, जो उनका स्क्रिप्ट है, जो उनकी लैंग्वेज है या जो उनका कल्चर है, वो उसको कंजर्व कर सकते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट, माइनॉरिटीज़ जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर ADMINISTER and administer educational institutions of their choice. Institutions of their choice. ठीक है, कि जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरा हक है कि वो अपनी चॉइस के, अपनी मर्ज़ी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, उनको चला सकते हैं। दिस इज़ नंबर 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, जो हम रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम, कि आपको रिलीजियस फ्रीडम तो है लेकिन उसके क्या लिमिट्स हैं, उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम में वी हैव देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड अस फंडामेंटल राइट्स, सबके पास है फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, बट डू यू नो दैट द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप हर सिचुएशन में आप अपने फंडामेंटल राइट्स को अवेल कर सकते हो। देयर आर सर्टन कंडीशंस जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है या आपसे उनको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या है, दैट इज़ वी हैव रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अंडर वी हैव रिस्ट्रिक्शन टू फंडामेंटल राइट्स। प्लीज राइट डाउन द राइट टू फ्रीडम, इसके नीचे लिखो, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसके ऊपर आपने क्या लिखा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम, एक लाइन और ऐड करो कोलन के बाद, फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट है दैट इज़ फंडामेंटल बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 25। क्या रिस्ट्रिक्शन है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, कॉमा, morality and health, subject to public order, morality and health। आपको जो फंडामेंटल राइट है कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, कोई भी आप रिलीजन जो भी आपको पसंद है आप उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है, दैट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 25 कि पब्लिक ऑर्डर, कि जो देश की जो ऑर्डर है, जो हारमनी चल रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। धर्म को लेके आपके धर्म फॉलो करने के तरीके को लेके अगर कोई समस्या खड़ी हो रही है तो हम आपसे आपका राइट वापस ले सकते हैं। मोरालिटी क्या होता है, गुड और बैड। ठीक है, मोरालिटी को लेके अगर आप कोई अपने धर्म के नाम पे आप सही गलत की परिभाषा को अगर बदल रहे हैं तो आपसे हम वो राइट वापस ले सकते हैं। और तीसरी जो बात है दैट इज़ हेल्थ।
ठीक है। धर्म को प्रोपेगेट करने के चक्कर में अगर आपकी हेल्थ को कोई परेशानी हो रही है तो हम आपसे वो राइट वापस ले सकते हैं। इज़ इट क्लियर गाइस? ठीक है। सेकेंड है आर्टिकल 25(2), इसी रिस्ट्रिक्शन के अंडर है आर्टिकल 25 सेक्शन 2। ठीक है, उसमें क्या है? स्टेट कैन पास लॉज, जो स्टेट है इट कैन पास लॉज, ऐसे लॉज बना सकते हैं, पास लॉज प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर, providing for social welfare and reform, and also to regulate or restrict any secular activity. रिलीजियस फ्रीडम आपका तब भी लिया जा सकता है जब स्टेट कुछ ऐसे लॉज पास करे जिससे कि समाज का भला होता हो या फिर समाज में कोई सुधार लाने की ज़रूरत हो, और उस सिचुएशन में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना पड़े या वापस लेना पड़े तो स्टेट कर सकती है। या फिर किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी, कोई सेक्युलर एक्टिविटी को अगर स्टेट ने रोकना है, उस सिचुएशन में भी स्टेट जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है या ले सकती है, या और इसका यही मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि आप हर एक सिचुएशन में एंजॉय कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज़, ये तो हो गया ना एक, दिस इज़ वन। देन वी हैव आर्टिकल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 29(2). ठीक है, आर्टिकल 29 उसका पार्ट 2, उसमें क्या है? डिस्पाइट द माइनॉरिटीज़ राइट, डिस्पाइट द माइनॉरिटीज़ राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉमा, नो सिटीजन can be kept away from such government aided educational institutions only on religious grounds. ठीक है, मतलब इसमें कह रहे हैं कि नो डाउट हमने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इतना राइट दिया है कि वो अपने आप इंस्टीट्यूशंस बनाएं, चलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो स्टेट के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस जिनको एड करते हैं, या वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट चलाती है या मैनेज करती है, हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रोक नहीं सकते कि वो स्टेट वाले इंस्टीट्यूशंस में को यूज़ करें, या वहाँ पे जाके जो भी उनको अगर एजुकेशन लेनी है या जो भी कुछ करना है, वहाँ एडमिशन लेनी है, तो उनको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, मतलब उनको हमने बेनिफिट दिया है, संविधान ने उनको बेनिफिट दिया है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं, और जो स्टेट के द्वारा इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं उनका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। इज़ इट क्लियर गाइज? देयर इज़ वन मोर पॉइंट दैट इज़ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। अब हम वो आर्टिकल्स, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जो हमें ये बताते हैं कि जो हमारी स्टेट है दैट इज़ रिलीजियसली न्यूट्रल। सो रिलीजियस न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल कौन होता है? जो पक्षपात नहीं करता, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ठीक है, सो प्लीज़ राइट डाउन द गारंटी ऑफ इक्वालिटी इन आर्टिकल 14, the guarantee of equality in Article 14, the promise of non-discrimination in Article 15 and 16, non-discrimination in Article 15 and 16, comma,
protection from religious taxes, protection from religious taxes and religious instructions in state funded institutions, ठहरो मैं रिपीट करती हूँ. द गारंटी ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 14 क्या देता है? इक्वालिटी. ठीक है. द गारंटी ऑफ इक्वालिटी इन आर्टिकल 14, द प्रॉमिस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन आर्टिकल्स 15 एंड 16. ठीक है. कॉमा, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड institutions set in set in articles 27 and 28, comma the permission of educational institutions, the permission of educational institutions of choice to linguistic and religious minorities in articles 29 and 30. ठीक है. देखो, इतने सारे हमें राइट्स दिए गए हैं बिकॉज we have the ideal of secularism which the state promises to propagate. उसके बावजूद भी हमारी जो स्टेट है वो कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन द मैटर्स, मतलब जिसको हम इंटरफेरेंस नहीं बोलेंगे बट फिर भी स्टेट पार्टिसिपेट करती है, फिर भी स्टेट बीच बचाव के लिए आती है जहाँ पे स्टेट को लगता है कि ये मसले अब जो है वो हाथ से बाहर निकल रहे हैं. और वो कौन से मसले होते हैं? या तो किसी एक जो रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है, या फिर किसी एक प्रैक्टिस की वजह से जो है बाकियों का जो वेलफेयर है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है. तो वहाँ पे क्या है? द स्टेट हैज़ प्रोविजंस वेयर इन इट कैन जंप इनटू wherein it can jump to safeguard the interest of the majority of the population irrespective of religion, caste, etc. समझ आ रहा है? थोड़ा सा वो लिख लो आप. Active involvement of the state in religious matters. Involvement of the state in religious matters. ये इसको हेडिंग बना लो आप. ठीक है. There are provisions which seek to enforce equality. देखो, ये जो आर्टिकल 17 है ये हिंदू रिलीजन में इक्वालिटी को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17 में क्या है? हम अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर रहे हैं. जब आप अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करोगे इट मीन्स दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन between the citizens on the basis of caste etc. ठीक है. तो जब आप अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर रहे हो तो स्टेट क्या कर रही है? कहीं ना कहीं स्टेट इस चीज़ को एनकरेज कर रही है कि सिटीजन्स को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए. ठीक है. एक तो ये हो गया. There are provisions which seek to enforce equality within the Hindu religion in articles 17 and article 25 to B. Okay. There are provisions which seek to enforce equality within the Hindu religion in articles 17 and 25 to B. 25 to B. ठीक है. ओके. फिर स्टेट बात करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की.
आर्टिकल 44 में, ठीक है। आर्टिकल 44 में स्टेट क्या बात कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कर रहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बनाएंगे और वही उसी के हिसाब से हमारी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है वो चलेगी। वाई दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? Because as I told you earlier, they believe that there are certain traditions, there are certain cultures in our society, you know, जहाँ पे इंट्रा रिलीजियस जो है लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रिपल तलाक का, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या कर रही है स्टेट, खुद ही रिलीजियस न्यूट्रलिटी शो करने के लिए द स्टेट समवेयर सीक्स टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ओके, लिखवा दो ये। इन आर्टिकल 25(2)(a, इन आर्टिकल 25(2)(a we can find constitutional permission for the state to regulate हाँ जी, for the state to regulate or restrict any economic comma, एनी है ना जो इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना, एनी इकोनॉमिक कॉमा फिनेंशियल कॉमा पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड with religious practice, inverted comma close full stop, ठीक है। Guys, this is about the rough idea of the constitutional provisions that are there to enforce or to promise the ideal of secularism which has been inducted in preamble by 42nd Amendment Act, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब हमारी सेक्युलर जो प्रैक्टिसेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनको लेके क्या कर रहा है, 2-3 पॉइंट्स में वो डिस्कस करूँगी। जैसे ट्रिपल तलाक का मैं आपको बता रही हूँ, कैन एनीबडी टेल मी, कैन एनीबडी जस्ट एनलाइटन मी दैट व्हाट इज़ द इशू ऑल अबाउट, और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या कर रहा है, कोई भी? फीमेल नहीं होती, मेल होती है। बट ये प्रैक्टिस मतलब मेल के द्वारा किया जाता है कि वो 3 बार मतलब प्रोनाउंस करते हैं कि तलाक 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 एंड मतलब तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। मुझे जो समझ आता है वो ये है कि इट इज़ इंस्टेंट तलाक प्रैक्टिस, ठीक है, कि 3 बार बोला मेल मेंबर ने तो इंस्टेंटली वो फीमेल को जो है वो तलाक दिया जाता है, ठीक है। एंड मैनी अ टाइम्स द फीमेल हैज़ टू सफ़र, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, वो एक जो हलाला होता है उसमें देन शी हैज़ टू गो थ्रू दैट। तो उसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो संविधान है, उसका ये मानना है कि नो डाउट इट इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस बिकॉज इट कम्स अंडर दी शरीयत एक्ट, ठीक है। शरीयत जो लॉज हैं आपके, जो इस्लामिक लॉज हैं, ये उसके अंडर आता है एंड मेल हैज़ अ राइट टू डिवोर्स हिज वाइफ। बट what the court feels, what the constitution feels, that the females in this culture, they had suffered and they are still suffering because of this very this is atrocious act,
एक तरह से ये जुल्म है, ठीक है। तो फीमेल लॉर्ड को वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है, दे जस्ट वांट टू गेट अवे विद दिस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, ठीक है। इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड as a religious interference, but yes, they want to uplift the position of Muslim women who have been exploited since ages because of this male domination, ठीक है। and it also encourages the practice of polygamy, which again puts the life of female, it becomes very insecure, ठीक है। तो एक तो मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न्यूट्रल है, फिर वो आपके रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको पूरी तरह आप अपने रिलीजियस फ्रीडम का इस्तेमाल करो, उसको आपको पूरी इजाज़त दे रहा है। बट फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ दिस, वो कह रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें इंट्रा रिलीजियस क्या है कि फ़ीमेल की जो है वो सब्जुगेशन है, शी इज़ बीन एक्सप्लॉयटेड, शी एंड मैनी अ टाइम्स फीमेल हैड टू सफ़र अ लॉट, सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू जंप इन, सो दैट कि जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इट कैन कम टू एन एंड। समझ आ गया? सो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा जो है अच्छा मुझे बताओ, इफ़ वी गेट अवे विद द practice of triple talaq, then what does it ensures? It ensures the gender parity, that female are on the equal footing with males, ठीक है। so they will not be exploited, है ना। एक बार जैसे वो कहते हैं कि जब कोर्ट में बहस छिड़ी तो कुछ ऐसा भी मुद्दा था कि एक आदमी ने औरत को फ़ोन पे ही बोल दिया तलाक तलाक तलाक, एंड यू हैव टू फॉलो दिस बिकॉज इट इज़ देयर इन योर शरीयत लॉज, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस है एक तो काउ स्लॉटर की, वही कि बिकॉज हिंदूज दे रिवर मतलब वो पूजा करते हैं गाय की, गौ माता बोलते हैं, एंड फिर क्या कहते हैं कि उधर से काउ स्लॉटर होता है बिकॉज लोग बीफ भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने बोला कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि देयर इज़ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड वी शुड नॉट बी डूइंग दिस दैट वॉट एवर, सो देयर वॉज लॉट ऑफ अपहीवल इन द स्टेट, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इवन इन साउथ इंडिया। आपको पता है साउथ इंडिया में भी जो है वो गाय का मांस जो है वो खाया जाता है, लोग बड़े स्वाद से उसको खाते हैं। बट येस, फिर उनको लगा फिर जो क्योंकि कोर्ट में बहस होती है तो वहाँ पे जो बहस कर रहे थे जो दूसरी पार्टी के जो लॉयर्स थे, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने ये इसलिए वापस लिया है, इसलिए गवर्नमेंट काउ स्लॉटर को रोकना चाहती है क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू अपीज़ द मेजॉरिटी कम्युनिटी विच इज़ ऑफ हिंदूज़। बट फिर उनको लगा कि नहीं, द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू override the opinion of the minorities because there are many of them who have been eating it. तो अभी this matter is still there, और हालांकि है ये हिंदू प्रैक्टिस है ना, लेकिन फिर भी कोर्ट को इसमें जंप करना पड़ा क्योंकि कोर्ट उसको रोकना चाहता था काउ स्लॉटर को। लेकिन फिर उसके लिए जब जिरा हुई तो वकील ने बोला कि नहीं, आप तो एक कम्युनिटी को प्लीज़ कर रहे हो और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी है आप उसकी फ़िक्र नहीं कर रहे हो, अब मेजॉरिटी को। तो ऐसी सिचुएशंस में जो सरकार है, जो संविधान है, उसको सेक्युलर स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए जंप करना ही पड़ता है। समझ आ गया आपको? ठीक है। फिर साबरीमला जो टेम्पल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उसमें क्या हुआ था कि दे वांटेड टू प्रिवेंट, वो कहते हैं कि जो ये पूजा पाठ जो करना होता है, इट इज़ दी एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मेल्स। प्रीस्ट जो होते हैं, पंडित, वही करेंगे, वीमेन आर नॉट अलाउड फॉर सर्टन रीजंस, फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रीजंस दे वर नॉट अलाउड। अभी कोई 2-2.5 साल पहले वो बड़ा इशू भी बना था, सम वीमेन दे फोर्सफुली ट्राई टू एंटर द टेम्पल बट दे वर नॉट अलाउड। फिर वो चले भी गए थे बट इट वॉज वही कोर्ट कह रहा है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि बिकॉज दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव मैटर कि जो भी आपके मंदिर मस्जिद जिस भी तरीके से आपने मेंटेन करने हैं करो, सरकार किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगी। बट देन इन सच मैटर्स दी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है उसमें क्या कहा गया है, हमें उसको स्टडी करके मदद लेनी पड़ती है कि ऐसे जो मसले हैं जहाँ पे सरकार और धर्म के बीच में या धर्म के अपने ही अंदर कुछ मसला हो जाए तो उसको किस तरीके से जो सरकार है संविधान का हेल्प लेके उसको कैसे जो गवर्नमेंट है वो फिगर आउट कर सकती है, राइट।
So another very important debate which is going on, that is the debate over uniform civil code. उसका तो अभी स्टिल चल रहा है, उसका भी कुछ सल्यूशन फ़िलहाल तो नहीं आया है. लेट अस सी कैसे सरकार उस पर करती है और कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस तरीके का रहता है. बट येस, ये तो हो गया कि कानून क्या कहता है और क्या है. बट बेसिकली व्हाट माय मोटिव वाज टुडे, दैट यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म. अब मुझे वो बताओ, बेसिक आइडिया आपको समझ आया कि नहीं आया है? ये कानून क्या कहता है वो तो करेंगे ही प्रोटेक्ट किसी भी तरीके से, बट हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म? ठीक है, कि हमारे इंडियन कल्चर में धर्म को आप समाज से या धर्म को आप गवर्नमेंट से, स्टेट की जो वर्किंग है उससे आप अलग नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर वो आपको समझ आया तो आप बता सकते हैं, और अगर उसमें कोई डाउट है आपको तो वो भी बता सकते हैं. और वेस्ट का और इंडिया का जो मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दिया बिकॉज़ वेस्ट के सेक्युलरिज्म को आइडिये को जाने बगैर थोड़ा सा यहाँ समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई वहाँ पे जब ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है. वहाँ का स्ट्रक्चर ही वैसा है, वहाँ का जो सोसाइटी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है कि वहाँ पे पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हु ऑक्यूपाई रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशंस, दे डू नॉट यूज़ रिलीजन टू फॉर देयर सेल्फिश एंड्स. सेल्फिश भी कह लो, या वहाँ की सोसाइटी में ऐसा है ही नहीं है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा ही है. अब आप जनरली देख लो, कोई लीडर अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जाएगा तो उसको प्लीज़ करेगा, फिर दूसरी कम्युनिटी के लिए अगर प्रोपिगेट करेगा तो वहाँ करेगा. एंड वी पीपल आर यूज टू इट, वी आर हैबिचुअल ऑफ इट बिकॉज एवरीथिंग हैज़ ब्लेंडेड सो परफेक्टली इन आवर सोसाइटी कि हम उसको धर्म को राजनीति से या अपने समाज के किसी भी जो एस्पेक्ट है उससे अलग करने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वैसा पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि ये तो हमारा एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है कि बाहर के भी जब लोग आए तो आहिस्ता आहिस्ता सब घुल मिल के एक दूसरे में. फिर मेडिवल टाइम्स में इवन हम अकबर का बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं बिकॉज ही हैज़ रियली प्लेड अ ग्रेट रोल कि इसने हिंदू और मुस्लिम फेथ दोनों को ही अपनी अपनी जो इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने रिलीजन्स को प्रोपेगेट और प्रोफेस करने का पूरा फ्रीडम दिया. फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भी समाज का समझ लिया कि इस समाज में हम ज़्यादा इंटरफेयर अगर धार्मिक भावनाओं के साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने फ्रीडम अटेन किया, जब हम आज़ाद हुए, तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने भी यही समझा बिकॉज ऑलरेडी देश का बंटवारा हो चुका था धर्म पे. तो जस्ट टू मेक ऑल द कम्युनिटीज़ to be felt safe in India, we imbibed the spirit of secularism. No doubt it was not discreetly mentioned in the preamble or anywhere in the constitution, but still जो देखो ना, ये जो आर्टिकल सारे हैं ये पहले से ही थे हमारे वहाँ पे, सिर्फ सेक्युलर टर्म हमने प्रीएम्बल में डाला है, अदरवाइज़ फॉलो हम वही कर रहे थे. सिर्फ ये है कि वो टर्म डालने से थोड़ा और ऑब्वियस हो गया, अदरवाइज वी वर ऑलरेडी डूइंग वट एवर वी मेंशन फ्यू ईयर्स लेटर इन आवर प्रीएम्बल, राइट. So if you have any question you can ask me, or I would like to give you one question. Would you like to write something? Whether you like or you don't like, but still I would like you to write something for me because I just want to find out आप कैसे लिखते हैं और लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. लिखेंगे, ठीक है. You will write. There are certain topics which need to be written. तो आप लिखिए ये क्वेश्चन इसका एक. Define secularism. Differentiate between, हाँ इसी के साथ, differentiate between
इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट और ओ आर और ट्रेस दी, दोनों में से एक करना है, ठीक है। ट्रेस दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब एंशियंट टाइम से लेके अभी आज तक जो हो रहा है, ठीक है। आई थिंक 1 पैराग्राफ will suffice. बाकी the more you write, the more you will be able to understand on your own, and I would request all of you to be on time, because ये जो मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ sometimes I would like कि आप यहीं पे बैठ के लिखो, है ना। घर में 10-15 इधर उधर से देखोगे तो वो फिर वही हो जाता है कॉपी पेस्ट, बट आई वुड लाइक कि आपने जो समझा है, ठीक है। मटेरियल आई टोल्ड यू, कंटेंट internet is flooded with material, with books, with notes, but I want you to write on your own what you have understood, क्योंकि करेक्शन वहीं पे होगी जहाँ पे आप जो लिखेंगे उसकी करेक्शन होगी, जो आप देख के लिखेंगे उसकी करेक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता। डू यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स? सब समझ आ गया? पक्का? ओके देन आंसर वन क्वेश्चन। Define secularism in Indian context. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म क्या है? स्टेट हैज़ नो रिलीजन। मैम जो इंडिया में सेकुलरिज्म है, यहाँ पे स्टेट ये इंश्योर करती है कि जो यहाँ की माइनॉरिटीज़ है उनको भी इक्वल रखा जाए, मेजॉरिटी वो ऐसे फील ना करे कि उनके साथ किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो और वहाँ पे उनको पूरी पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है। वहाँ पे अपना स्टेट जो है अपना रोल पूरा प्ले करती है, जहाँ पे किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अगर हो तो। ठीक है, आप बताओ मोनिका। मैम, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेकुलरिज्म यहाँ पे एवरीवन हैज़ इक्वल राइट, मतलब कि हर कोई अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, मगर अगर किसी के रिलीजन के कारण अगर अदर कम्युनिटी को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। और इसमें जो किसी भी हम एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम जैसे कि ये मैन है वो एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म बताओ क्या होता है? वेस्टर्न सेकुलरिज्म मतलब ना रिलीजियस नहीं आएगा, मतलब रिलीजियस को इक्वलिटी नहीं दी गई है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में, मतलब स्टेट अलग चीज़ है और रिलीजियस अलग। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में देयर इज़ सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, क्लियर कट सेपरेशन है, ठीक है। ओके, आप बताओ यहाँ पे एंशियंट टाइम्स में कैसा था हमारा सेक्युलरिज्म का स्ट्रक्चर? आलिया क्या कह रहे हो? एंशियंट टाइम्स में, हाँ जो समझ आया आलिया, बी वेरी इनफॉर्मल बिकॉज इफ़ यू डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ। Secularism simply is the principle of separation of state from religious institutions. इंडियन कंटेक्स्ट में बताओ ना आप, परेशान नहीं होना, बी कूल। लड़ाइयाँ होती थी लोगों में एंशियंट टाइम्स में धर्म को लेके, फिर उसके बाद
फिर किसी एक रिलीजन ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया यहाँ पे इंडिया में, था ऐसा? रोहित, मिलजुल के रह रहे थे सब, यहाँ एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए थे? पक्का मिलजुल के ही रह रहे थे, ठीक है, ओके। उस टाइम पे तो रिलीजन को इतना ज़्यादा कोई महत्व भी नहीं दिया था, मतलब डायनेस्टीज ज़्यादा मैटर करती थी। ठीक, आप बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सेक्युलरिज्म को लेके? और जो हमारे जो राइट्स हैं, मतलब राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अगर किसी को हमारे इनफैक्ट रिलीजन वाले किसी से भी मतलब फर्क पड़े तो हमारे राइट्स अबॉलिश कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। और इक्वालिटी ऑफ इक्वालिटी स्पीच, रिलीजन की इक्वालिटी होती है। सक्षम बताओ थोड़ा सा सेक्युलरिज्म के बारे में, इंडियन और वेस्टर्न में क्या फ़र्क है, आप डिफरेंस बताओ। वेस्टर्न में तो टोटली स्टेट ने इंटरफेयर करेगी, रिलीजन में तो इंडियन में जब डिस्क्रिमिनेशन होगी किसी रिलीजन के साथ तो स्टेट में इंटरफेयर आपस में द स्टेट विल इंटरफेयर इन 2 केसेस, इंटर रिलीजियस होगा या इंट्रा रिलीजियस होगा, दोनों में ही स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। जो जनरल गुड के लिए जो डेट्रीमेंटल होगा, जो हार्मफुल होगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला होगा, स्टेट दोनों ही केसेस में इंटरफेयर करेगी, ठीक है। अब जैसे हिंदुइज़्म में मैंने आपको बताया कि स्टेट ने क्या किया है, एबॉलिश किया है अनटचेबिलिटी को, तो वो इंटरफेयर ही किया ना। क्यों इंटरफेयर किया है? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे एक सेक्ट ऐसा है, हिंदुइज़्म में एक ऐसा ग्रुप है जिसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए द स्टेट केम अप विद दिस एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। समझ आया? ठीक, आप बताओ कुछ। कोई ऐसे 2-3 हमारे रूलर्स के नाम, आई मीन बिफोर द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल रूल, जिन्होंने जो रिलीजियस जो डाइवर्सिटी थी, जो रिलीजियस प्लूरलिज्म था, उसको एनकरेज किया। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या होती है कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कल्चर्स के लोग थे, तो उन्होंने इनकरेज किया कि आप सारे मिलजुल के रहो। उन्होंने कभी किसी एक रिलीजन को प्राथमिकता या इम्पोर्टेंस नहीं दी। कोई ऐसे 1-2 रूलर्स के नाम बता दो आप। अकबर और ठीक है, ए से अकबर, और एक कोई हिंदू किंग भी ए से ही वॉज इवन वेरी रिनाउंड फॉर दिस वेरी प्रैक्टिस। आपको पता? हाँ, अशोक, देखो, ठीक है। सो आई मीन थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको हो गया है, आई मीन, बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू योर कंटेंट व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू, और कल थोड़ा सा लिख के लाना एंड ट्राई टू बी ऑन टाइम सो दैट जो रिटन वर्क है हम यहीं पे कर लें, ठीक है। थैंक यू फॉर, and this is for now, we'll continue tomorrow.